नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ड्रीम्स क्लासेस में। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, धातु एवं अधातु। तो आज हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और उनके यौगिकों के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर क्या है, कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, धातु और अधातु। तो धातु अधातु में हमने उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर जाना था कि धातु और अधातु होते क्या हैं। तो कार्बन एक क्या है, हमारा अधातु है। ठीक है, तो इससे ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें बताओ कि कार्बन होता क्या है। ठीक है, कार्बन क्या होता है, एक अधातु है। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है, कार्बन किससे डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है, ठीक, कार्बन क्या होता है, ये हमारे चारों तरफ बहुत ही मात्रा में पाया जाता है तथा इसके यौगिक जो कार्बन है हमें इसके यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन क्या होता है, कार्बन एक अधातु है। ठीक है, क्या है, एक अधातु है, अद्वितीय तत्व है। ठीक, अधातु है। कार्बन शब्द लैटिन, कार्बन शब्द जो है वो लैटिन भाषा का कार्बो, ठीक है, कार्बो शब्द से मिलकर बना है। कार्बो शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, काली चट्टान। ठीक है, इसका अर्थ होता है काली चट्टान, यानी वह चट्टान जो जल सकती है। ठीक है, तो काली चट्टान। अब कार्बन जो है वो बहुत ही मतलब हमारे वायुमंडल में जो इसका परसेंटेज है, देखो भूपर्पटी पर जो कार्बन की संरचना है, यानी कार्बन की मात्रा कितनी है, भूपर्पटी पर कार्बन कितना, 0.02%। ठीक है, कितना पाया जाता है, 0.02%। और वायुमंडल में 0.003%। ठीक है, तो ये हमारे यूनिवर्स में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है, पर इनके जो कार्बन के यौगिक हैं वो हमारे मतलब लाइफ में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे खाने में, जैसे तुम्हारा गेहूं हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, ठीक है, रोटी में, इन सब में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में जैसे तुम्हारा क्या हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी हो गया, इन सब में कार्बन पाया जाता है। कपड़ों में नायलॉन, कॉटन, इन सब में क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, तो इसी के आधार कार्बन खुद में एक अपना इतना बड़ा चैप्टर है कि इसकी एक अलग से शाखा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। ठीक है, क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ लिखेंगे कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, पहले से हम जैविक कार्बन कहते थे। ठीक है, पहले इसे क्या कहा जाता था, जैविक कार्बन, और अब इसे क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। तो विज्ञान की वह शाखा, इसकी डेफिनेशन लिख लो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, यौगिकों अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन कहलाता है।
ठीक है, नोट कर लो। तो किसी भी पदार्थ में हमें अगर कार्बन की मात्रा का जांच अगर करना हो तो सीधे उसे अगर मतलब उसे अगर हम जलाते हैं तो एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी के आधार पर हम जान सकते हैं कि वो उसमें कार्बन उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन क्या हो गया, विज्ञान की भाषा जिसमें हम कार्बन है उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन में आबंधन। ठीक, ठीक है, कार्बनिक रसायन क्या हो गया कि जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर इतनी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से इसकी अलग से शाखा बनाई गई जिसके आधार पर हम उसमें उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन से जो पाए जाते हैं, जैसे कार्बोनेटों के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है, पेट्रोलियम में, इन सब बहुत सारी मात्राओं में पाए जाते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, कार्बन आबंधन। ठीक है, कार्बन में आबंधन। आबंधन का मतलब बॉन्डिंग। कार्बन किसी भी परमाणु के साथ कैसी बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, उसके साथ बंध कौन सा बनाता है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि पहले तो समझो कि इसमें जो कार्बन होता है एक अधातु है, तो इनके जो ये विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, आबंधन पढ़ने से पहले जो इनके परमाणुओं में, इनके परमाणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, इनके परमाणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण बल। इनके परमाणु के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अधिकांशता यौगिक क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, ठीक, तो अतः क्या होगा, अधिकांशतः जो यौगिक होते हैं इसके क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, अतः इन यौगिकों का आबंधन में किसी प्रकार के आयनन की उत्पत्ति नहीं होती है। आयनन की उत्पत्ति होगी, जहाँ आयनन की उत्पत्ति होती है वहाँ विद्युत क्या होगा, विद्युत का चालन होगा, तो ये विद्युत के कुचालक होंगे, तो इसमें आयनन की क्या होगी, उत्पत्ति नहीं होगी, जिसके कारण ये क्या बनाएंगे, जिसके कारण ये क्या आबंधन कैसा बनाते हैं, सहसंयोजन। ठीक है, तो सहसंयोजक यानी किसी भी तत्व की संयोजन क्षमता या संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम जानेंगे। भाई कार्बन में क्या होता है, कार्बन में विद्युत के कुचालक होते हैं, तो उसमें आयरन होगा नहीं। ठीक, तो ये क्या बनाएंगे, इसमें कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजन बंध। ठीक है, तो उसके पहले हम कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो ये समझ में आ गया कि इनके परमाणु के बीच आकर्षण बल कम होता है, अधिकांशतः विद्युत के कुचालक होते हैं, तथा इनके यौगिकों में आयनन की उत्पत्ति नहीं होगी। तो जो कार्बन है वो परमाणु कैसे मतलब बंध बनाएंगे। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट पर समझ लो, संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, मान लो कोई परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता हम कैसे जानेंगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है,
कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा? 2 4। ठीक है, 2 4 आएगा। तो कार्बन के वास्तविक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, 4 हैं। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4। ठीक। अब जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना जो कोष्टक होता है उसके पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अगर प्राप्त करके कार्बन 4 माइनस बनाएगा। ठीक है, कार्बन 4 माइनस बनाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम अभी 4 थे, 4 इसमें हो गए, तो टोटल कितने हो गए? सर 10 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी 6 इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन में अगर 10 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए बनाना मुश्किल होगा भाई। इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके कितने हैं? इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें 2 4 हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन में 10 इलेक्ट्रॉन करने में बहुत मुश्किल होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? नेक्स्ट कंडीशन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन बनाने के लिए इसको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अत्यधिक ऊर्जा के लिए तो इसी वजह से कार्बन क्या करता है? कार्बन अपने अन्य परमाणुओं के साथ साझा करके अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है और अक्रिय गैस की स्थिति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, क्या हुआ? एक बार फिर से समझो। देखो, कार्बन परमाणु का क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 4। तो अब इसको एक अक्रिय गैस की स्थिति प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? भाई सब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने अंतिम लास्ट कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। ठीक है, निकटतम अक्रिय गैस की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके निकटतम कौन है? नियॉन। ठीक है, नियॉन अक्रिय गैस। तो उसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। तो इसको 10 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये हीलियम के अक्रिय गैस की स्थिति प्राप्त कर ले या ये नियॉन गैस की। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, ठीक है, प्राप्त कर लेता है, तो इसके अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन को से 10 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन इसे धारण करना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, उसी के बाद अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसके पास कितने बचेंगे? 2। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन बनाना है तो इसके लिए इसको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसी वजह से कार्बन क्या करता है कि वो अपने किसी अन्य परमाणु के साथ साझा करके क्या बना लेता है? सहसंयोजक बंध बना लेता है। ठीक है, मतलब तो ये इस प्रॉब्लम को कैसे वो सुलझाता है? अब ना ही वो दे सकता है ना ही ले सकता है, तो क्या करता है? अपने किसी परमाणु के साथ साझा करके, ठीक है, साझा करके मतलब मान लो इसको इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, इसके में 4, लास्ट में 4 हैं और इसके में भी 4 हैं। ठीक, तो ये आपस में क्या करेंगे? साझा कर लेंगे। साझा करके क्या बना लेंगे? सहसंयोजक बंध बना लेंगे। ठीक है, सहसंयोजक बंध बना लेंगे। सहसंयोजक बंध या संयोजकता। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? 2 समान या असमान परमाणु के मध्य साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, 2 समान
या असमान परमाणुओं के मध्य जो बंध बनता है वह सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, और इन यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो दो समान या असमान परमाणु के मध्य जो बंध बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड। इन यौगिकों को क्या कहेंगे? सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। अणु के निर्माण में किसी भी तत्व के परमाणु के जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। ठीक है, उससे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? एकल बंध। ठीक है, ये हो गया सहसंयोजी बंध। तो उसके बाद क्या हेडिंग है? एकल संयोजी बंध। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब दो परमाणु, ठीक है, जब दो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनाते हैं उन्हें एकल बंध कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन या हाइड्रोजन। ठीक, तो क्या एकल संयोजी बंध क्या हो गया? जब दो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनाते हैं उन्हें हम एकल संयोजी बंध कहते हैं। और जब दो परमाणु दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? द्विसंयोजी बंध। ठीक है, क्या कहेंगे? द्विसंयोजी बंध। डेफिनेशन यही रहेगी, बस इसमें चेंज किया जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? द्विसंयोजी बंध। ठीक है, और तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें हम त्रिसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक, त्रिसंयोजी बंध। तो अब जान लेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो उसे एकल संयोजी, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उसे द्विसंयोजी, और तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी त्रिसंयोजी बंध कहेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अणु के निर्माण में किसी तत्व का एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहेंगे? संयोजकता कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी संयोजकता एक हो गई। ठीक है, कार्बन दो इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी संयोजकता दो हो गई। ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन दो देता है तो दो हो गया, कार्बन की संयोजकता चार हो गई। ठीक है, तो ये इनकी क्या होगी? संयोजकता। ठीक, नहीं, इसके बाद क्या बनाएंगे? संयोजकता के उदाहरण कुछ। अब समझते हैं कि संयोजकता के कुछ उदाहरण। जैसे मान लो हाइड्रोजन अणु का बनना। ठीक है, पहला क्या है? हाइड्रोजन अणु का बनना। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक एक होता है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन में अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। ठीक है, तो अणु बनाने के लिए क्या करेगा?
ये दूसरे हाइड्रोजन से संयोग करेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन क्या बोलते हैं सहसंयोजक बंध अपने अक्रिय गैस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक एक हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाएगा H2। ठीक है, तो इन एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो इसमें कौन सा बंध होगा, एकल बंध। ठीक है, दूसरा O2 का बनना, ऑक्सीजन परमाणु क्रम ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हो गया। इसके बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये निकटतम अक्रिय गैस किसकी, इसको अक्रिय गैस की स्थिति प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 की। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने ही तत्व से अभी क्या करके क्या बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी। तो गिन लो, 4 ये हो गए, 4 8। तो यानी ऑक्सीजन के ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O2। ठीक है, O2 तो दो इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या कर, इन्होंने क्या किया, पूरा कर लिया। तो इस प्रकार ऑक्सीजन अणु में कौन सा बंध है, द्विसहसंयोजक बंध। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नाइट्रोजन अणु का बनना, नाइट्रोजन ठीक है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का सात होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 5। ठीक है, तो इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 1। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 3 की। ठीक है, तो ये अपने परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन साझेदारी से क्या बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, तो इनके बीच में कौन सा इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा कर लिया है, तो इनके बीच कौन सा बंध है, त्रिसंयोजी बंध। ठीक है, त्रिसंयोजी बंध। अब जल का अणु क्या होता है, H2O। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 6। तो 2 इधर 2 इधर, 1 इधर 1 इधर। ठीक, H2O हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन इधर। अब देखो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और इसे 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, तो ये आप ऐसे साझा कर लेंगे। ठीक है, एक इससे ये
तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, ठीक है। तो ये H2O, ये H2O का अणु का बनना। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के आपस में साझेदारी के द्वारा ये लोग अणु बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सहसंयोजी बंध के क्यों जरूरी है, ठीक, क्यों बनते हैं, क्योंकि ये एक आधातु है, ठीक है। एक आधातु है तो 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके मध्य क्या है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से संयोजी बंध बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, ब्रोमीन, इन सब परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजी बंध। यदि अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना है तो कोई तत्व ए तथा तत्व बी के साथ संयोग करके क्या बनाएगा, सहसंयोजी बंध, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉनों के परस्पर संयोग से बनते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों के परस्पर संयोग से बन रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के परस्पर संयोग से बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनका आयनन नहीं होता है, आयनन न होने के कारण ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। सहसंयोजक यौगिकों के क्रिस्टल साधारणतः अणुओं से बने होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं वो अणुओं से बने होते हैं। क्रिस्टल में अणुओं के बीच में परस्पर जो बल होता है वो क्षीण बल होता है, यानी इनके बीच में मध्य कौन सा वांडर वॉल बल द्वारा क्या होता है, ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। अतः जो ये सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके गलनांक और गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। ये यौगिक अधिक वाष्पशील होते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन के अपरूप, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, श्रृंखलन, फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन IPSC, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।